गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उर्दू सिलेबस बी का थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि इस पेपर में क्या क्या होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम होता है। उर्दू सिलेबस बी जब पेपर में जो पेपर 2 है उसका एग्जाम में इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1.5 घंटा होती है। इसमें 4 सवालात होते हैं और ये पेपर टोटल 50 नंबर का होता है। उर्दू सिलेबस बी पेपर 2 में जो पहला सवाल होगा उसमें पहले ही आपको ना एक मिसाल दी होगी कि कोई ना कोई एक पूरी लाइन लिख के और फिर नीचे उसको सॉल्व करके उसमें दिखाया गया होगा। जैसे हमें अपने मुआशरती और मुआशी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर इसको फ्यूचर में वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा है तो हमें लिखना होगा हमें अपनी मुआशरती और मुआशी जिम्मेदारियों का ख्याल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ये मिसाल आपको दे दी है, अब इसको फॉलो करते हुए आपको वो नीचे 5 सवालात देगा और हर एक सवाल में जो क्वेश्चन होगा यानी पहली जो लाइन होगी वो फुल गिवन होगी एंड जो आपको आंसर करना होगा वो लाइन इनकम्प्लीट गिवन होगी। तो आपने ऊपर जो मिसाल पढ़ी होगी उसको देख के आपने नीचे उन 5 सवालात को यानी 5 लाइनों को आपने सॉल्व करना होगा। अच्छा, इसमें जो चीज जरूरत होगी कि वो ये कि मफहूम ना बदले और अल्फाज ना बदले। जो अल्फाज मतलब उसमें यूज हुए हैं आपके सवाल में, आपने उन्हीं अल्फाज को यूज करना है, यानी कोई कमी ना हो या बेशी ना हो। कोई कमी बेशी आपने नहीं करनी अपने पास से, आपने सिर्फ उसको उस मिसाल के मुताबिक आपने उसको कंप्लीट करना है। अच्छा, ये 5 लाइनें होंगी जिसको आपने करना होगा। हर लाइन का 1 नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि इस सवाल के जो नंबर होंगे टोटल वो 5 नंबर का ये सवाल है। तो ये आपका सवाल नंबर 1 होगा। इसको कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला इस पे सेंटेंस है कि अपने मकसद हयात को समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। अब ये देखें कि इस तरह से ये नीचे नामुकम्मल जुमला आपको दिया गया होगा जिसको आपने इसके लिहाज से ट्रांसफॉर्म करना है। और सेंटेंस है अपने मकसद हयात को समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो इसके मुताबिक देखें, हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने मकसद हयात को समझे। अब दूसरा सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है जिंदगी को महज एक खेल नहीं समझना चाहिए। और इसको नामुकम्मल जुमले को हमने मुकम्मल करना है कि इंसान को चाहिए कि वो जिंदगी को महज एक खेल ना समझे। फिक्रा नंबर 3, हमें अपने मुल्क के इक्तिसादी, मुआशरती और दीगर मसाइल के हल में मुआवन साबित होना चाहिए। और इसका नामुकम्मल जुमला जो है जिसको हम कंप्लीट करने जाने लगे हैं कि तालिब इल्मों को अपने तालीमी मकासद, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के इक्तिसादी, मुआशरती और दीगर मसाइल के हल में मुआवन साबित हों। फिक्रा नंबर 4, तालिब इल्मों को अपने तालीमी मकासद के हसूल में सरगर्म रहना चाहिए। तालिब इल्मों को चाहिए कि वह अपने तालीमी मकासद के हसूल में सरगर्म रहें। फिक्रा नंबर 5, हुकूमत को अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात करें। उर्दू सिलेबस बी पेपर 2 में जो दूसरा सवाल होगा वो खाली जगह पुर करने का होगा। जैसे आपने छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा किया हुआ है, या अगर आपने पास पेपर देखे हैं, क्योंकि अब जो पास पेपर अवेलेबल हैं उसमें पुराने कुछ सालों के भी पेपर्स होते हैं ना, 5 साल या 10 साल के पेपर होते हैं, क्योंकि ये जो नया पैटर्न आया है ये पिछले 1-2 सालों से आया है। उससे पहले वो सिंपल वो जो छोटी क्लासेस वाला पैटर्न होता था वो उसी तरह है कि एक पैराग्राफ गिवन होता था, उसमें 10 खाली जगह होती थी और पैराग्राफ के एंड पे कुछ लफ्ज दिए होते थे और आपसे कहा जाता था कि मौजू लफ्ज को खाली जगह में जो है वो पुर करें। अब भी चीज वही है, लेकिन क्योंकि नया पैटर्न इन्होंने बनाया है तो इन्होंने क्या किया है कि आपके जस्ट लाइक जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरह के जो पेपर आते हैं जिसमें MCQs होती हैं, तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं और आपने राइट ऑप्शन को टिक करना होता है। इन्होंने खाली जगह को भी जस्ट लाइक इसी तरह बना दिया है कि आपके पास ना एक पैराग्राफ होगा, उसमें 10 खाली जगह होंगी,
और खाली जगह में बकायदा एक नंबर लिखा होगा। अच्छा, क्योंकि अब पेपर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, उसमें 5 दरअसल आपके सवाल आ चुके थे, तो इसमें ना जो 10 खाली जगह होंगी उसमें वो नंबरिंग 6 से स्टार्ट करेगा, यानी 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। ये 10 खाली जगह इस तरह से होंगी। अच्छा, अब जो नीचे इसको फिल करना होगा वो किस तरह होगा कि नंबर 6 लिख के वो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब वो 4 ऑप्शन में से एक लफ्ज नंबर 6 में जो ऊपर पैराग्राफ में जो 6 नंबर की जो ब्लैंक स्पेस होगी उसमें उसने पूरा होना है। तो आपने राइट यानी मौजू लफ्ज को उन 4 ऑप्शंस में से मौजू लफ्ज को आपने नंबर 6 वाली ब्लैंक स्पेस में फिल करना होगा। एंड अप टू सो ऑन, यानी ये 10 खाली जगह इस तरह से होंगी। तो इसको क्लोज पैसेज कहती है या खाली जगह पुर करना कहती है आम जुबान में। तो ये सवाल जो है ये 10 नंबर का होगा। तारीख यानी हिस्ट्री, किसी एक शख्स के डैश ख्यालात का नाम नहीं, तो यहां पे पहला लफ्ज आ जाएगा जाती, यानी उसके पर्सनल ओपिनियंस का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम के माजियो हाल की डैश होती है। यहां पे लफ्ज आयनादार भी आ सकता है, तर्जमान भी आ सकता है, तो आयनादार ज्यादा है, अच्छा लफ्ज है यहां पे जो लगेगा, बल्कि ये पूरी कौम की माजियो हाल, माजी कहती है पास्ट और हाल कहती है प्रेजेंट, की आयनादार यानी रिफ्लेक्ट करती है। सही मौर्रिख वही है, मौर्रिख कहते हैं जो हिस्टोरियन होता है, जो हिस्ट्री लिखता है। तो सही मुवर्रिख वही है जो जाती ख्यालात की रंगामेजी, जाती ख्यालात कहते हैं पर्सनल ओपिनियंस, और रंगामेजी कहते हैं ट्विस्टिंग, कोई ट्विस्ट करना किसी चीज को अपने जाती मतलब के लिए, कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। जो जाती ख्यालात की रंग आमेजी के बगैर तारीखी हकाइक यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जूं का तूं यानी एज इट इज बयान करे, जैसे हुआ था, चाहे उस कौम की कोई बेहतरीन चीज थी वो भी बेहतरीन की सूरत में लिख दे, और अगर कोई बुरी चीज तो बुरी भी लिख दे, यानी एज इट इज। ये किसी भी हिस्टोरियन का ये काम है, उसका ये काम नहीं है कि वो उसको ट्विस्ट करके उसको कोई और चीज बना दे। मेरी डैश है, तो यहां पे आ जाएगा कि एक दुआ भी आ सकता है और ख्वाहिश भी आ सकती है, कि मेरी ख्वाहिश, यहां पे ज्यादा अच्छा लफ्ज आ जाएगा कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे यहां ऐसे बेलाग कहते हैं ब्लंट, बोल्ड और हकीकत पसंद यानी रियलिस्टिक मौर्रिखीन पैदा हो, जो हर किस्म के तासुब से, तासुब कहती है कोई ग्रज रखना, तासुब से डैश होकर, डैश में आ जाएगा बालातर, बालातर यानी अबव होके, यानी कोई अपने ज़हन में कोई वो ग्रज ना रखें, जो हर किस्म के तासुब से बालातर होकर तारीखी वाकयात मस्क करना कहते हैं उनको डिस्टॉर्ट कर देना, करने या तोड़ मरोड़ कर बयान करने, तोड़ मरोड़ कर कहते हैं उन्हें ट्विस्ट करने के बजाय उन्हें उनके असल रूप में पेश करें, ताकि गैर अक़वाम में इस्लाम के बारे में पैदा होने वाले शकूक व शुबहात यानी डाउट्स डैश हो सके, और इसमें लफ्ज आ जाएगा खत्म हो सके। तो ये आपका एक पैराग्राफ था, इसको हम कहते हैं क्लोज पैसेज। उर्दू सिलेबस बी पेपर नंबर 2 में जो तीसरा सवाल होगा वो मजमून निगारी का होता है, और इसमें क्या होगा कि आपको कोई से एक या दो नुक्ते दे देगा, यानी ये पॉइंट दे देगा कि जी ये है पॉइंट जिसके ऊपर आपने लिखना है, और साथ ही साथ आपसे कह देगा कि आप इसके साथ साथ अपने पास से भी अगर कोई नुकात डालना चाहते हैं तो आप इसमें नुकात डाल सकते हैं। इस सवाल की जो टोटल लिमिट होगी वो 200 वर्ड्स होगी, यानी 200 अल्फाज का आपने मजमून लिखना होगा, और ये जो मजमून होगा इसके जो नंबर होंगे वो 20 नंबर होंगे। यानी सवाल नंबर 3 जो है उर्दू सिलेबस बी का पेपर 2 का, ये 20 नंबर का सवाल होगा, जिसमें एक या दो नुक्ते वो आपको खुद देगा, और आपसे वो आपको कहेगा कि आप भी अपने पास से अगर कोई नुक्ते और डालना चाहते हैं तो इसमें वो डाल के कोई पॉइंट और डाल के आप 200 लफ्जों का मजमून बनाएं। अच्छा, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इस सवाल में है कि आपको एक तो मटेरियल आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए जहन के अंदर, और ये लाज़मी बात है आप पढ़ के ही होगा। जितना ज़्यादा आप
मुताला करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट मज़ामीन को, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपके पास मटीरियल आता जाएगा। तो यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल द पेपर नंबर 2 ऑफ उर्दू सिलेबस बी। नंबर 2 इसमें जो चीज़ ज़रूरत होगी बेटा वो है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव इसमें करना है। यानी इसमें जितना ज़्यादा आप मुहावरात का इस्तेमाल कर सकें, जितना ज़्यादा शुस्ता उर्दू का इस्तेमाल कर सकें, तो उतने ही ज़्यादा इसमें नंबर आएंगे। जैसे अब मजमून का नाम है आदाब महफिल। आदाब महफिल कहते हैं मैनर्स ऑफ द कंपनी। सो जब आप किसी कंपनी में हो वहां पे क्या मैनर्स आपको इख्तियार करने चाहिए। तो पहला लफ्ज है कि आदाब महफिल से क्या मुराद है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन बताना पड़ेगा थोड़ा सा कि इससे क्या मुराद है। तो लुक हियर, रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे से मिलते वक्त ज़ाब्ता इखलाक को आदाब महफिल का नाम दिया गया है। ज़ाब्ता इखलाक मैनर्स को आदाब महफिल का नाम दिया गया है। कुछ लोग किसी पार्टी में शरीक होते वक्त मखसूस लिबास, शादी की तकरीब के तकाज़ों कहते हैं डिमांड्स, और खाने की मेज को तरतीब देना भी आदाब महफिल का हिस्सा करार देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पार्टी में शरीक होते वक्त कोई मखसूस लिबास आपको जो है वो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यू ईयर पार्टी है उसमें कोई और ड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई और कोई जो है वेलकम पार्टी इन स्कूल है, उसके कोई और ड्रेसिंग होगी। इसी तरह से आपने कोई और पार्टी अरेंज किया, फॉर एग्जांपल इकबाल डे, या और आपने 23 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कोई पार्टी अरेंज किया, उसकी ड्रेस कोड कुछ और होगा। सो किसी पार्टी में शरीक होते वक्त मखसूस लिबास को, इस तरह से शादी की तकरीब के तकाज़ों, जैसे शादी की तकरीब में बाकायदा एक तकाजे होते हैं, कोई उसकी स्टेजेस होती हैं कि पहले ये शादी में होगा, फिर ये जैसे तेल मेहंदी, बारात, वलीमा, ढोलकी। आपने देखा होगा कि हर एक का डेकोरम एक अलग होता है। तो उस चीज को भी आदाब महफिल कहा गया है। इस तरह से खाने की मेज को तरतीब देना, जैसे आपने खाने की मेज आपने देखा होगा, उसमें उसको डेकोरेट करना, उसको अरेंज करना, उसको तरतीब करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो इस चीज को भी आदाब महफिल का नाम दिया गया। ओके, मजमून में दूसरा पॉइंट है आदाब महफिल की अहमियत। सो अब हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने लगे हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो दुनिया में फर्द, ग्रो कहते हैं ग्रुप्स को, जमातें, अक़वाम अखलाक के मायार पर परखी जाती हैं। परखना कहते हैं जज करना। जैसे हम कहते हैं ना कि यूरोपियंस आर वेरी वेल मैनर्ड, इसका मतलब है कि वो वेल मैनर्ड किस तरह से हम उनको समझते हैं। एक्चुअली उनको खाने का बड़ा अच्छा डेकोरम वो होता है उनका, इस तरह से उनका ड्रेस कोड, उनकी बातचीत का तरीका वगैरह वगैरह। तो दुनिया में फर्द, ग्रोह, जमातें, अक़वाम अखलाक के मायार पर परखी जाती हैं। अच्छी आदतें, पसंदीदा खसलतें ही, अच्छी आदतें और पसंदीदा खसलतें, खसलत कहते हैं जो आपकी नेचर होती है, यानी गुड नेचर्ड पर्सन जो है वो हर एक को पसंद आता है। और पसंदीदा खसलतें ही फर्द और शख्स से लेकर किसी कौम तक को बेवकारी और पस्ती, बेवकारी कहते हैं बहुत ज्यादा जलील होना। सो कुछ अक़वाम ऐसी हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने आदाब महफिल की वजह से अच्छा नहीं गिनी जाती, तो बेवकारी और पस्ती से निकालकर रिफ़त और अज़मत एक्सट्रीम के ऊपर वो ले आती हैं। जैसे आपने अरब्स का सुना होगा, और अरब के बारे में आपने इस्लामियात में पढ़ा भी हुआ है कि किसी एक वक्त में वो बहुत उजड़ कौम होती थी, लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एडवेंट ऑफ इस्लाम के बाद हर चीज बदल गई, और वही कौम जो इंतहाई से ज्यादा उजड़ थी, जंगली थी, इल मैनर्ड थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैनर्स को पॉलिश करते करते उनको बेहतरीन एक्सट्रीम के ऊपर ले गए। तो अच्छी आदतें, पसंदीदा खसलतें ही फर्द और शख्स से लेकर किसी कौम तक को बेवकारी और पस्ती से निकालकर रिफ़त और अज़मत, अरूजो तरक्की के नुक्ता कमाल तक पहुंच जाती हैं। सो स्टूडेंट, लुक एट द लैंग्वेज। So this kind of the language is required to write in the paper. So this is the thing. Okay student, जो उर्दू सिलेबस बी पेपर नंबर 2 का जो सवाल नंबर 4 होगा,
वो ट्रांसलेशन का होगा। यानी एक पैराग्राफ आपको दिया गया होगा और आपसे ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दें। इस सवाल में भी आपको एक दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आपको एक तो ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो में होना चाहिए, यानी पूरा रब्त गुफ्तगू का कायम रहना चाहिए। तो आपने इस तरह से उसको ट्रांसलेट करना है, पैराग्राफ को तर्जुमा करना है। एंड नंबर 2, इसमें आपने जितने अच्छे अल्फाज का चुनाव कर सके, प्रेफरेबली मुहावरात का इस्तेमाल या शुस्ता उर्दू, बहुत अच्छे अल्फाज उर्दू के अगर आप इसमें इस्तेमाल कर सकें तो जितना अच्छा एक तो कॉन्टिन्यूस फ्लो हो और जितना अच्छा अल्फाज का चुनाव होगा उतने ही ज्यादा इस सवाल में नंबर आते हैं। इस सवाल के टोटल नंबर होते हैं 15 और ये सवाल नंबर 4 पेपर नंबर 2 उर्दू सिलेबस बी का होता है। Okay, come to the paragraph. Those who advocate changing the medium of instruction from English to Urdu also ignore the problem that will arise for students who want to learn English. अब इस चीज को जब आपने ट्रांसलेट करना है तो लुक, इसकी ट्रांसलेशन होगी कि वो लोग जो अंग्रेजी से उर्दू में जरिया रहनुमाई को तब्दील करने की हमायत करते हैं, वो उस मुश्किल को जो उन तालिब इल्मों को जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं को पेश आएगी, को फरामोश कर देते हैं। How will they acquire proficiency in English if it is discarded as a medium of instruction, which means ignoring the oral aspect of it? अगर अंग्रेजी को जरिया रहनुमाई के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है तो वो उसमें कैसे महारत हासिल करेंगे? इसका मतलब ज़बानी पहलू को नजरअंदाज करना है। My point is not only to emphasize the primacy of speech in learning a language, but also to highlight something more important. मेरा नुक्ता एक जुबान की बोलचाल को सीखने की फजीलत पर जोर डालना ही नहीं, बल्कि कुछ और अहम बात पर रोशनी डालना भी है। It's not that one is advocating that speech be given priority to enable students to speak better English. ऐसा नहीं है कि कोई तकरीर को अहमियत देने के लिए हमायत कर रहा है ताकि तालिब इल्म अच्छी अंग्रेजी बोलने के काबिल हो सके। Speech is not only good for its own sake, but because fluency in speaking a language supplements one's writing and speaking skills in that particular language. तकरीर सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जरूरी नहीं, बल्कि किसी जुबान में जोरे खिताबत हासिल करना और इस खास जुबान में लिखने और बोलचाल के लिए इंसान की मददगार होती है। तो इस तरीके से बेटा आपने ट्रांसलेट करना है। एक तो कॉन्टिन्यूटी का ख्याल रखना है और दूसरा आपने बेहतरीन वोकैबुलरी का ख्याल रखना है।